गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम जो पहला चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे थे और लगभग जो सिंधु कालीन सभ्यता है या जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है उन सभी चीजों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के पीछे की कहानी क्या है, किस तरह से एक आइडिया आया कि किसी सभ्यता की खोज की जाए और जब खोज की गई तो वहां पर एक ऐतिहासिक जो सभ्यता थी वो प्राप्त हुई। और एक चीज आपको पता है कि इस सभ्यता को खोजने के पीछे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो एक डायरेक्टर थे जनरल कनिंघम, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब खोज का मतलब मैंने एक चीज बता दी थी कि लोग रह रहे थे, वहां से चले गए, यहां से जाने के बाद में सदियों बाद में बहुत से लोग आकर रहने लग गए। जब वो यहां रहे तो ये सभ्यता नीचे दब गई। अब नीचे दब गई तो कभी तेज बाढ़ आई होगी, जमीन का कटाव हुआ होगा, या खेती के दौरान आप देख लीजिए, खेती करने के दौरान हल चल रहे, हल चलने पर बहुत सी चीजें नीचे जो दबी हुई चीजें होती है वो निकल के आ जाती है, जिनको हम जानने का प्रयास करें कि जो चीज निकल के आई है वो चीज क्या है। मिट्टी के रिलेटेड कोई भी चीज निकल सकती है, पुरानी हड्डियां निकल सकती है, जिससे इस चीज का प्रतीत होता है कि हमारे से पहले यहां पर कोई ना कोई सभ्यता या सभ्यता के लोग यहां पर निवास करते थे। तो सभ्यता की खोज कैसे हुई ये चीज जान ली आपने कि यहां से जो हड़प्पावासी थे चले गए, सदियों शताब्दियों बाद में कुछ लोग आकर रहने लग गए, और जब वो यहां रहे तो उसके बाद में जब बाढ़ आई होगी या मिट्टी का कटाव हुआ होगा या फिर खेती के दौरान, खुदाई के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें मिली होगी जिससे प्रतीत होता है कि यहां पर हमारे से पहले कोई ना कोई सभ्यता के लोग निवास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कनिंघम का भ्रम। देख लीजिए, अगर हड़प्पा या सिंधु सभ्यता खोज के पीछे, अगर हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों की खुदाई के दौरान किसने पता लगाया था? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, लेकिन किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे? जनरल कनिंघम के नेतृत्व में। तो यह कहा जाता है कि हड़प्पा और सिंधु सभ्यता जो है उसकी खुदाई का अगर श्रेय किसको जाता है, या सभ्यता के पता जानकार का अगर किसी को जाता है श्रेय, तो वो जाता है जनरल कनिंघम को, जिनके नेतृत्व में इन जो हड़प्पा कालीन या जो सिंधु कालीन जितने भी क्षेत्र थे उनका सर्च अभियान चलाया गया था। अब यहां पर एक चीज है कि कनिंघम का भ्रम। अब एक चीज है भ्रम, वो भ्रम कैसे हुआ? देखिए, सभ्यता 5000 साल पुरानी है और उसका पता चला है अभी से कुछ टाइम पहले, लगभग 100 साल पहले, ये मान लीजिए 100 साल पहले इस सभ्यता का पता चला। तो कनिंघम ने उस चीज के लिए अध्ययन किया। अध्ययन का मतलब ये किया कि पुरातत्व विभाग में थे, और पुरातत्व विभाग का आप कार्य जानते हैं कि ऐतिहासिक जो चीजें होती है उनका उत्खनन करना, उनकी अन्वेषण करना यानी खोज करना या खुदाई करना, और फिर उन चीजों के बारे में पता लगाना, ये कनिंघम ने किया। और कनिंघम को भी एक समय भ्रम हो गया था। भ्रम ये हो गया था कि जिस चीज के या सभ्यता के बारे में वो जानने का प्रयास कर रहा है वो इतनी पुरानी होगी या इतनी ऐतिहासिक सभ्यता होगी। तो उसने क्या किया, कनिंघम ने क्या किया, समझिए आप कि कनिंघम ने जो पुरातत्व जो उत्खनन किया, जो खुदाई की, उसमें उसने साहित्य और अभिलेख यानी इनका सहारा लिया। कनिंघम ने साहित्य और अभिलेख, यानी कि उस समय वो तो था ही नहीं जब सिंधु सभ्यता का उदय हुआ था, लेकिन उस समय से रिलेटेड, पुराने समय से रिलेटेड जो भी साहित्य थे या जो भी अभिलेख था, उसका कनिंघम ने क्या किया, अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। और वो इसी चीज के ऊपर विश्वास भी करता था कि जो साहित्य लिखे गए हैं उस समय के या जो अभिलेख लिखे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो जानकारी आएगी वो सत्यता के साथ जानकारी आएगी और सटीक जानकारी आएगी। इसलिए उसने जो अपना विश्वास दिखाया इस सभ्यता की खोज में, वो दिखाया, उसने
साहित्यों का अध्ययन किया और अभिलेखों का अध्ययन किया। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इसके ऊपर ज्यादा विश्वास करता था, साहित्य और अभिलेख के ऊपर ज्यादा विश्वास करता था। अब देखो, अब इसकी जो मुख्य रुचि थी, कन्निगम की जो मुख्य रुचि थी वो थी आपके ऐतिहासिक जो भी दस्तावेज है उनमें, ऐतिहासिक जो दस्तावेज थे उनमें इसकी ज्यादा रुचि थी। और जो ऐतिहासिक जो दस्तावेज थे वो थे लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक, 6ठी से 4थी ईसा पूर्व। यानी कि जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज थे इस दौरान लिखे गए थे, उन दस्तावेजों का इसने क्या किया, अध्ययन किया और इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास किया कि मैं इसकी खोज कर रहा हूं तो इसके बारे में मुझे पता कैसे चलेगा। तो इसने क्या किया, विभिन्न प्रकार की जो साहित्य थे पहले के लिखे हुए, क्योंकि उसने सीडी बाई सीडी इस सभ्यता को जानने का प्रयास किया। मैं साहित्य पढ़ूंगा, पुराने अभिलेख पढ़ूंगा, हो सकता है कि उन अभिलेखों में या उन साहित्यों में मुझे हड़प्पा से रिलेटेड कोई जानकारी मिल जाए, क्योंकि स्थलों की खोज तो हो चुकी थी 1921 और 22 में। ठीक है, और 1924 में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि एक प्रकार की प्राचीन सभ्यता यहां पर है जिसके खुदाई का कार्य करना है। आज भी हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उनके जितने भी केंद्र है उनकी खुदाई का कार्य चल रखा है। लेकिन जो मुख्य जो क्षेत्र है, चाहे हड़प्पा हो या आपका मोहनजोदड़ो हो, वो वर्तमान अभी कहां पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन फिर भी गुजरात की बात करें तो गुजरात में बहुत से केंद्र मिले हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के, वहां पर आज भी उत्खनन और अन्वेषणों का कार्य होता है। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। अब इसने क्या किया, ऐतिहासिक चीजों को जानने के लिए जो साहित्य थे या अभिलेख थे उनको पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी उसने क्या किया कि जो चीनी यात्री थे, चीनी या बौद्ध यात्री, चीनी और बौद्ध यात्री जो थे, इनकी यात्राओं के वृत्तांत को 7वीं से 4थी शताब्दी में भारत में चीनी यात्री आए और बौद्ध यात्री आए। इन चीनी और बौद्ध यात्रियों ने जब वो भारत आए तो यहाँ के इतिहास के बारे में लिखा, यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारियां दी। तो उसने कन्निगम ने क्या किया, ये जो चीनी यात्री और बौद्ध यात्री थे इनके द्वारा जो भी वृत्तांत दिया गया, जो लेख लिखे गए, उनको उसने क्या किया, अध्ययन किया और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास किया। एक शब्द मैंने बताया बेटा, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल यानी कि काल की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के हैं, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है आपके आद ऐतिहासिक, और एक ऐतिहासिक। यह आ गया आपके ऐतिहासिक। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऐतिहासिक की। और ऐतिहासिक, इनमें डिफरेंस क्या है भाई, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इनमें डिफरेंस क्या है? यानी कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें कोई भी लिपि नहीं मिली है, यानी इस काल की कोई भी लिपि नहीं मिली है। ठीक है, फिर आद ऐतिहासिक, लिपि तो हो परंतु पढ़ा नहीं गया हो। प्रागैतिहासिक काल क्या कहता है, आद ऐतिहासिक ये कहता है कि इस काल में लिपि तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया हो, तो इससे भी इतिहास की जानकारी नहीं मिल सकती। और जो ऐतिहासिक काल है वो ऐतिहासिक काल ये कहता है कि जिसमें लेखन कला की शुरुआत हो गई हो और जो लिपि लिखी गई है उसे पढ़ा और लिखा जा सके। तो कहने का मतलब कन्निगम ने सबसे ज्यादा विश्वास किस पे दिखाया, ऐतिहासिक काल पर, जिसमें जो लिपियां लिखी गई है वो समझ में भी आ रही है,
और वो लिपियां पढ़ने में भी आ रही है। हो सकता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो लिपि थी वो आदि ऐतिहासिक काल की थी, हम पढ़ चुके, तो वो किसी के समझ में नहीं आ रही थी, पढ़ने में नहीं आ रही थी कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन उस चीज को छोड़कर उसने ऐतिहासिक जो दस्तावेज थे, चाहे वो अभिलेख हो और चाहे साहित्य हो, उनको क्या किया, अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया और इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास किया। प्लस जो चीनी और बौद्ध यात्री भारत आए थे, उनके जो वृत्तांत थे या उनकी कथाएं थी या जो कहानियां थी, उनसे भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी जुटाना इसने क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। यहां तक समझ में आ गया? बेटा समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए क्या हुआ कि हड़प्पा कालीन बहुत सी चीजें खुदाई में मिली है और बहुत सी चीजें कन्निगम के पास भी गई, लेकिन कन्निगम अभी भी भ्रम में था, वो जान नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में ये किस सभ्यता की वस्तु है या चीज है, क्योंकि उससे पहले जो मेसोपोटामिया है उस सभ्यता का पता लग गया था। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता का जब पता चला तो उसके समय की जो मोहरें हैं और हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो मोहरें हैं उनमें थोड़ी समरूपता देखने को मिली। लगा ऐसा कि ये मोहर मेसोपोटामिया की जो मोहर है और ये जो मुझे खुदाई में मोहर मिली है उसमें ज्यादा दिनों का अंतर नहीं है, तो उसने मान लिया कि जिस सभ्यता को मैं खोज रहा हूं या जिस सभ्यता का मैं पता लगा रहा हूं वो मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता रही होगी। ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने कन्निगम को एक मोहर दी। अब मोहर तो दे दी, लेकिन कन्निगम उस चीज में कंफ्यूज हो गया कि वो उस मोहर का किस समय का बताए। कंफ्यूजन था कि ये जो मोहर मुझे दी गई है मैं इस मोहर को कौन सा समय बताऊं, वो खुद कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसकी खोज हो चुकी थी, हड़प्पा कालीन सभ्यताओं की खोज चल रही थी, लेकिन उस मोहर का तिथि निर्धारण करने में असक्षम रहा कन्निगम, उस चीज के ऊपर पता नहीं पाया। और उसने क्या किया, जो मोहर थी उसका चित्र खुद बनाया कि जो मोहर मुझे मिली है, कन्निगम ने एक चित्र बनाया है, जो मोहर अंग्रेज ने उसको दी थी वो चित्र उसने बनाया है जिसके ऊपर कुछ आकृतियां बनी हुई है, इस प्रकार की कुछ भी आकृतियां बनी हुई होगी और यहां पर एक बेल का चित्र बना हुआ है। तो उसने इस मोहर को दिखाया कि इस प्रकार की ये मोहर थी, लेकिन जो आकृतियां जो शब्द यहां लिखे गए थे वो किसी के पढ़ने में नहीं आए। तो उसने क्या किया, इस मोहर की जो तिथि निर्धारण करनी थी वो इसको नहीं कर पाया, यानी कि इसका काल निर्धारित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज और चल रही थी कि बहुत से लोग ऐसे थे जो उस समय ये कह रहे थे कि जो भारत जो है या जो भारतीय संस्कृति है या जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास, यानी कि एक मोहर मिली लेकिन फिर भी इस चीज को फिक्स नहीं कर पाया कि ये मोहर कब की होगी, इसका कालखंड कितना होगा। लेकिन क्यों, उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। बहुत से लोग क्या कह रहे थे कि जो भारतीय इतिहास है उसकी जो शुरुआत हुई थी या जो उसका प्रारंभ हुआ था वो गंगा नदी की घाटी के किनारे हुआ। गंगा नदी का जो किनारा है, गंगा नदी का जो किनारा है या इसके आसपास में जो बसे हुए शहर हैं वहां से भारतीय इतिहास का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। यहां पर कन्निगम क्या हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मोहर भी मिली, सभ्यता की खोज भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को कह रहे थे कि भारत के इतिहास की जो शुरुआत हुई वो हुई गंगा नदी के तट पे जो शहर बसे हुए हैं वहां से। और सीधा से इसका जो उदाहरण था गंगा नदी के तट पर बसने वाला पहला शहर कौन सा था, मगध राज्य, मगध राज्य। तो यहां पर ये क्या हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और इस चीज को साबित नहीं कर पाया कि ये जो मोहर है वो कितनी पुरानी है और किस प्रकार से मैं इस सभ्यता का पता लगा सकूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके सामने कंफ्यूजन ये आ रहा था कि वो तय नहीं कर पा रहा था कि जो मोहर मुझे मिली है या जो चीजें मुझे मिली है वो किस काल की होगी। तो ये यहां पर आपने समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। यानी कन्निगम का भ्रम ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, कन्निगम के बारे में बताना है, हड़प्पा की खोज भी कर रहे हैं लेकिन उसको कंफ्यूजन है कि ये किस सभ्यता की है, कितनी पुरानी है। और ये कह सकते हैं कि अंत में इसका निष्कर्ष यही निकला कि जो कन्निगम था वो हड़प्पा के महत्व को
नहीं समझ पाया। बस ये दैट्स क्लियर। यानी मदद ली, साहित्य की भी ली, अभिलेखों की भी, ऐतिहासिक जो दस्तावेज है उनकी भी मदद ली, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कंफ्यूजन में रहा। फिर अंत में जाकर एक मोहर भी मिली, मोहर को समझ नहीं पाया, उसके कालखंड को समझ नहीं पाया, कि उसके दिमाग में एक विचार ये आ रहा था कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भारतीय इतिहास की जो शुरुआत हुई वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों से हुई। और एक उदाहरण इसका क्या दिया, मगध राज्य। तो वो इस चीज को जानने में असमर्थ हुआ, उसके माइंड का क्या था, कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन में रहा, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो हड़प्पा के इतिहास को सही ढंग से समझ नहीं पाया और हड़प्पा के महत्व को सही ढंग से समझ नहीं पाया। दैट्स क्लियर। ठीक है बेटा। यस सर। मिटा दूं? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एक नवीन प्राचीन सभ्यता। नेक्स्ट टॉपिक है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। यानी कि कौन सी सभ्यता की बात करेंगे यहाँ पर हम? हड़प्पा सभ्यता की। कि वही चीज घूम फिर के आ रही है जो चीज हम पढ़ चुके हैं, बस ये वापस से वही चीज घूम के आ रही है कि किस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। ठीक है। इस नवीन प्राचीन सभ्यता को समझने से पहले हम दो चीजें, तीन चीजों को देखेंगे। पूरा स्थल, पूरा स्थल, टीले और स्तर। इन तीन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इन तीन चीजों को समझ लेंगे तो हम इस पूरी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जानकारी जुटा लेंगे। अब देख लीजिए, पूरा स्थल। बेटा कोई बता सकता है पूरा स्थल का मतलब क्या होता है? पूरा स्थल देखिए, पूरा स्थल का मतलब, पूरा का मतलब बहुत पुराना स्थल, ये समझ लीजिए आप। और पूरा स्थल का मतलब यह है कि वह जगह या फिर वह स्थल जहां पर औजार, आपके बर्तन या जो भी इमारतें हैं, ऐसी कई वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जिन वस्तुओं को पहले तो मनुष्य ने क्या लिया, काम में लिया, और उसके बाद में उसको छोड़कर चले गए, जो जमीन के अंदर और बाहर पाई गए हैं। समझ में आ गया? पूरा स्थल देख लीजिए, वह जगह, जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो एक प्रकार का पूरा स्थल है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग रहते थे। अब जब लोग वहां रहे तो उन्होंने वहां रहते हुए जिन जो भी अवशेष है या जो भी चीजें हैं उनको क्या किया, काम में लिया। फिर काम में लेने के बाद में उनको वहीं छोड़कर वो क्या, वहां से चले गए। अब वो सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया, वो सभ्यता दब गई। लेकिन जब वहां पर खुदाई की गई, खोज की गई, तो वो चीजें वापस बाहर निकल कर आ गई। तो वो चीज क्या कहलाती है? पूरा स्थल। दोबारा से समझ लीजिए, पूरा स्थल क्या है कि वो जगह जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं क्या है, मिली है, या इनसे रिलेटेड जो भी अवशेष है वो मिले हैं, जिनको प्रारंभिक मनुष्य ने काम में लिया और उसके बाद में उसको वहीं छोड़कर चला गया। और जब अन्वेषण या खुदाई की गई तो उस दौरान वो जो अवशेष है इन चीजों के, वो या तो अंदर मिले हैं जमीन के या बाहर पड़े हुए मिले हैं। वही चीज क्या कहलाती है? आपके पूरा स्थल। समझ में आ गया? बेटा समझ में आ गया ना? यस सर। अब देख लीजिए, टीले, टीलों को समझ लीजिए। पूरा स्थल समझ लिया कि वो जगह जहां पर औजार, जो आपके बर्तन है, कई इमारतें हैं या कई ऐसे अवशेष हैं जो पड़े मिले हैं, जिनको मनुष्य ने पहले काम में लिया
और उसके बाद में वो उसको वहीं छोड़कर चला गया। अब देखो टीले, टीले का मतलब क्या है? जब लोग एक ही जगह रहते थे, एक जगह रहे और उसके बाद में जो भूमि का टुकड़ा है उसमें क्या है, उसका उपयोग करते गए और आवासीय जो मलबे हैं उनका निर्माण होता चला गया। आवासीय मलबे का निर्माण। अब देखो मैं समझाता हूं आपको कैसे। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में लोग रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस जमीन पे रह रहे हैं, ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। अब यहां से वो क्या है, चले गए। अब यहाँ पर क्या बनेगी, मिट्टी की परतें जम गई। जब यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, तूफान, आंधी, भूगर्भिक हलचल, तो इस सभ्यता के ऊपर क्या है, मिट्टी की परतें बन गई। फिर कुछ समय बाद में यहाँ पर कोई लोग आए, वो आकर रहने लग गए, तो फिर वो यहाँ से चले गए, तो फिर यहाँ पर ये मिट्टी की टीले बनते चले गए। ऐसे करते करते अंत में मिट्टी का क्या बन गया, एक टीला बन गया। इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, आवासीय मलबों का निर्माण। यानी कि रहने के बाद में आप यहां से छोड़ के आपने मकान बनाया, मकान दब गया, अब उसके ऊपर आप कुछ चीज बना रहे हो तो वो दब गया मकान नीचे, फिर वो मकान भी दब जाएगा सालों बाद में, हजारों साल बाद में, फिर उसके बाद में कोई आकर रह रहा है तो वो बनाएगा तो वो चीज दबती चली जाएगी और किसका रूप ले लेगी, टीले का रूप ले लेगी। तो ये चीज हो गई आपके टीला। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? यस सर। बेटा बोलते नहीं हो, समझ में आया कि नहीं आया है? यस सर। यानी कहने का मतलब पूरा स्थल वही स्थल जहां से पुरानी चीजें अवशेष मिले। टीला वो है कि आवास आप रह रहे हैं, आप यहां से चले गए, मिट्टी में दब गई वो सभ्यता, फिर आके कोई रहा, फिर उसके ऊपर एक मलबा आ गया, फिर मलबा आ गया, फिर मलबा आ गया, और इस प्रकार से क्या बन गया, एक टीला बन गया मिट्टी का। बस वो चीज टीला हो गई। अब देख लीजिए स्तर। स्तर बहुत बड़ी चीज है, यहां आपको समझना पड़ेगा कि स्तर क्या कहलाता है। देखिए जो स्तर होता है वो कैसे बनता है। हर जमीन का अपना एक स्तर होता है, एक लेवल होता है, और इस लेवल में क्या है, डिफरेंस होता है इसके रंग में, इसकी प्रकृति में और पूरा वस्तुओं में। रंग, प्रकृति, पूरा वस्तुएं, ये स्तर के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो स्तर होता है जमीन का उसमें डिफरेंस होता है रंग का, उसकी प्रकृति का और उसके पूरा वस्तुओं का, इसमें डिफरेंस होता है। और देखिए अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक कुआं बना हुआ है, आप कुआं खोदिए। आप जैसे आप कुआं खोदेंगे तो इसकी जो ऊपरी परत है वो अलग रंग की आएगी, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे चलेंगे तो उसकी नीचे की जो मिट्टी आएगी वो अलग कलर की आएगी। फिर थोड़ा नीचे चलेंगे अलग कलर की आएगी, या पत्थर आ जाएंगे या अन्य कोई चीजें आ जाएगी। फिर थोड़ा और नीचे चलेंगे तो और अलग चीज आ जाएगी। तो ये है स्तर, डिफरेंस। कि जैसे आप किसी टीले को, जैसे उस समय का जो टीला था, ये मान लीजिए टीला बना हुआ है, ये टीला बना हुआ है। अब इसको खोद रहे अपन, ऊपर से खोदेंगे तो ये जो मिट्टी है ऊपर वाली वो तो है नवीन, यानी कि ताजा बिछी हुई मिट्टी तो है, ये सबसे पहली मिट्टी, सबसे बाद की मिट्टी यही है। पहले वाली मिट्टी तो सबसे नीचे नीचे आएगी। तो जैसे इसकी खुदाई की तो ये चीज क्या हो गई, नवीन, यानी सबसे जो निचला स्तर है वो तो हो गया प्राचीनतम और ऊपर वाला हो गया नवीनतम, यानी नवीनतम और ये हो गया प्राचीनतम। ये लो, यहां आपको समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि स्तर को हम समझ रहे हैं, और स्तर का मैंने आपको बता दिया कि खुदाई के दौरान जब टीलों की खुदाई की गई तो वहां पर जमीन के अलग अलग स्तर देखने को मिले हैं। कहीं पर बालू मिट्टी मिली है, कहीं पर काली मिट्टी मिली है, और खुदाई के दौरान कई प्रकार के अवशेष भी मिले हैं, जैसे औजार मिले हैं, हड्डियां मिली है, मृदभांड मिले हैं। किसी स्तर पर मृदभांड मिले हैं, किसी पर नहीं मिले। जहां पर मृदभांड मिले जिस स्तर पर, तो उससे पता लग जाता है कि इस स्तर पर जो लोग रहते थे वो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो ये हमने स्तर का पता लगा लिया। रंग, जमीन का आप खोदेंगे, ऊपर जमीन का रंग अलग है, फिर आप नीचे जाएंगे तो अलग कलर आ जाएगा, फिर अलग आएगा, फिर बालू मिट्टी आ जाएगी, फिर काली मिट्टी आ जाएगी।
तो ये इसका रंग हो गया। प्रकृति मैंने आपको बता दी कि जब खुदाई की गई तो उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें मिली है या पुरावस्तुएं मिली है। पहला स्तर की जो खुदाई की तो उसमें कुछ अलग चीजें मिली, तो पता चला कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो इन चीजों का उपयोग करते थे। फिर थोड़ा नीचे चले गए तो अलग चीजें मिली, जिससे पता लगा कि यार इनसे अलग कोई और लोग रहते थे। और सबसे नीचे नीचे जब खोदा तो पता चला कि यहाँ से हजारों साल पहले ऐसे लोग रहते थे जो इन चीजों का या पुरावस्तुओं का उपयोग करते थे। तो ये हो गया आपके स्तर। यहां पर तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए बेटा। बेटा कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है? यानी कि ये देख लिया कि सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो सामान्य तौर पर सबसे जो निचला स्तर है, नीचे वाला, ये तो क्या कहलाता है? प्राचीनतम। और सबसे ऊपर वाला जो है, जो सबसे लास्ट में स्तर आया है, परत आई है, वो चीज क्या कहलाती है? नवीनतम। और इन स्तरों का जो हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो प्राचीन हो या नवीन हो, इन स्तरों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्तर क्रम विज्ञान। याद रखेंगे, स्तर क्रम विज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो आप ये कहेंगे कि सामान्यतः जैसे कोई भी जमीन है उसका अपना अपना लेवल होता है, एक स्तर होता है। आप जैसे उनकी खुदाई करेंगे तो जमीन का अंतिम जो स्तर है, नीचे वाला, प्राचीन ही प्राचीन, वो प्राचीन स्तर हो गया। और ऊपर वाला जो स्तर है वो हो गया नवीन, जो सबसे लास्ट में बना हुआ है। तो इन स्तरों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये चीज क्या कहलाती है? स्तर क्रम विज्ञान। समझ में आ गए यहां तक तीनों चीजें? पूरा स्थल, टीले और स्तर। ठीक है? अब देखिए, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, यानी कि आपको पता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में या 20वीं शताब्दी के आरंभ के दशकों में, 10 साल का एक दशक होता है, तो 20वीं शताब्दी के आरंभ के जो दशक है उसमें एक सभ्यता के बारे में पता चला। एक सभ्यता की खोजी गई जो मोहर है उनके बारे में पता चला। सबसे पहले 1921 हड़प्पा। इस हड़प्पा केंद्र का पता किसने लगाया बेटा? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। यानी कि एक प्राचीन, नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले इस सभ्यता का एक पहला केंद्र हमें मिला हड़प्पा। यहाँ पर एक मोहर मिली हड़प्पा कालीन, और इस हड़प्पा केंद्र का पता लगाने वाला व्यक्ति कौन था? दयाराम साहनी। ठीक है? अब ऐतिहासिक स्तरों की जानकारी हो रही है, खुदाई कर रहे हैं। ये टीला बना हुआ है हड़प्पा सभ्यता का, पहला स्तर खोदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कई प्रकार के अवशेष और मृदभांड, औजार आदि चीजें प्राप्त हो रही है। जिसमें जो मोहर मिली 1921 में, हड़प्पा कालीन मोहर मिली, वो किसको मिली? दयाराम साहनी को। इसी के साथ इसी समय के दौरान 1922 में एक और केंद्र का पता चला, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसका पता किसने लगाया? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। यानी कि राखलदास बनर्जी ने किसका पता चलाया? मोहनजोदड़ो का। और हड़प्पा का पता लगाया आपके दयाराम साहनी ने। ठीक है? और जब इस सभ्यता के केंद्रों का पता लगने लगा तो 1924 में जो हमारे पुरातत्वविद थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, यानी कि 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। और जब इन दो केंद्रों के बारे में पता चला
तो इसने 1924 में एक घोषणा कर दी कि हमने एक बहुत ही प्राचीन जो सभ्यता है उसके बारे में पता लगा लिया है, और हमने सिंधु नदी घाटी में नवीन सभ्यता की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। जब ये दो केंद्र मिले खुदाई में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो जॉन मार्शल को ऐसा लगा कि हमने भी एक प्रकार से एक बहुत पुरानी जो सभ्यता है या जो एक नवीन जो सभ्यता है, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता का पता लग गया था, खुदाई का कार्य चल रहा था, और अंत में जॉन मार्शल के नेतृत्व में भी भारतीय पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारियों ने एक नवीन सभ्यता का पता चलाया, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। समझ में आ गया? यस सर। देख लीजिए, एक किताब का नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। जब 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि हमने सिंधु नदी घाटी के किनारे एक नवीन सभ्यता का पता चलाया है, तो एक किताब लिखी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, S.N. राव, इन्होंने एक किताब लिखी, S.N. राव ने, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, और उसमें इन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि जो जॉन मार्शल है उन्होंने भारत को जहां पाया उससे उसको कितने साल पीछे कर दिया? 3000 साल पीछे छोड़ दिया। इसको अब मैं समझा देता हूं कैसे। जॉन मार्शल नेतृत्व कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का, और उस दौरान दो केंद्र मिल गए, किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल। और जब खुदाई की गई तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पता चला कि लगभग भारत का जो इतिहास है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है वो कितना पुराना है? लगभग 3000 साल पहले। तो S.N. राव ने अपनी किताब में इस चीज का जिक्र कर लिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसमें कह दिया कि जॉन मार्शल ने आज भारत को 3000 पीछे छोड़ दिया, 3000 साल पीछे छोड़ दिया, कि हमारा इतिहास आज का ही नहीं है, हम 3000 पहले से हम भारतीय हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो इस चीज का प्रमाण है। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, और इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो जॉन मार्शल को जाता है। हालांकि दयाराम साहनी और राखादास बनर्जी को ये स्थल मिले थे, लेकिन किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे? ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम कर रहे थे। बेटा ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बता देना, टाइम होने वाला है, लेफ्ट हो जाना बेटा मीटिंग से।